नमस्कार, कार्यक्रम रणनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, ये आने वाला बजट सत्र है, वाकई में हंगामी होने वाला है। उसकी मेन वजह यह है कि कहीं ना कहीं पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने जो रेजोल्यूशन लाया है, प्रस्ताव लाया है कि 5 अगस्त 2019 को जो हुआ है वो उसकी निंदा की जाए, निंदा प्रस्ताव लाया है। हालांकि उन्होंने असेंबली सेक्रेटरीट में ये प्रस्ताव भी भेज दिया है। अब ये डिपेंड करता है कि स्पीकर या उनकी टीम इसको अलाउ करती है या नहीं करती है, लेकिन इस पर सियासत तेज हो चुकी है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी है, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस प्रस्ताव का समर्थन करना चाहिए, इसको रोकने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस अवॉइड करेगी, कोशिश करेगी कि इस प्रस्ताव पर चर्चा ना हो, ना ही इसको किसी तरीके से लाया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा पूरी तरह से तैयार है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से भी हमारी बात हुई थी कि हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। 28 विधायक है भारतीय जनता पार्टी जीत करके 29 आए थे। देवेंद्र सिंह राणा की देहांत के बाद वो 28 विधायक रह चुके हैं, लेकिन वो खुलकर विरोध करेंगे अगर ये रेजोल्यूशन लाया जाता है। लेकिन अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस विवेक से बात करती है तो स्वाभाविक सी बात है, कोशिश जरूर रहेगी कि इस प्रस्ताव को नहीं लाया जाए। आपको बताते चले 5 अगस्त 2019 को जब ये कहा जाता रहा है कि जब भारतीय जनता पार्टी के 2 पार्लियामेंटेरियन थे, तब भी उनके मैनिफेस्टो में ये था कि जब वो सत्ता में आएंगे, उनके पास बहुमत होगा, तो 370 को हटा के रखेंगे, 370 और 35 को हटाएंगे। 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में ये कानून लाया गया, बिल को पारित किया गया कि 370 में संशोधन होगा और 35 को हटाया जाएगा। और उसके बाद ये हटाया भी गया और उसके बाद से लगातार सियासत चलती रही। फिर कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम मोहर लगा दी। 2024 के इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि हम विशेष दर्जा वापस दिला के रहेंगे। वो मुफ्ती ने भी कहा, बाकी दीगर जमातों ने भी कहा। सिर्फ और सिर्फ या कांग्रेस की बात करें या फिर भाजपा की, वो राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते उन्होंने इसके फेवर में कुछ नहीं कहा। लेकिन आज महबूबा मुफ्ती फोर्स कर रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस को ग्रिल करने के लिए। इससे बड़ा अवसर कोई नहीं हो सकता है। तो आइए देखते हैं महबूबा मुफ्ती क्या कहती हैं इस पर। तो उम्मीद थी कि सरकार बनेगी, ये जो पकड़ दकड़ का छापों का सिलसिला बंद होगा, मुलाजमों को टर्मिनेट करने का सिलसिला बंद होगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जो कल 3 मुलाजिम टर्मिनेट हुए हैं, उसमें एक कांस्टेबल फिरदौस है जिसको मिलिटेंटों ने जख्मी करके उसके जिस्म में 85 टांके लगे हुए हैं। वो पिछले 2 साल से 2022 से कमरवारी में बैठा हुआ था, बच्चे लेके अपने घर नहीं जाता था। उसको भी मिलिटेंसी के नाम पे टर्मिनेट किया, छापे मारे जाते हैं। जो लोगों को उम्मीद थी कि तब्दीली आएगी, लोगों का बचाव होगा, वो नहीं हो रहा है। अब मेरी गुजारिश है उमर साहब से कि आपको लोगों ने बहुत बड़ा एतमाद दिया है, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। जो फैसला 2019 में नाजायज तरीके से, गैर आईनी तरीके से पार्लियामेंट में किया गया, कहीं खुदा ना खास्ता असेंबली के बिजनेस रूल्स बना के, जिसकी कमेटी में आपने पीडीपी वालों को नहीं रखा, सजाद लोन से के वो को नहीं रखा, इंजीनियर रशीद को नहीं रखा, बल्कि बीजेपी वालों को रखा, कहीं आप उस फैसले पे अपनी मुहर न लगाएं जो 2019 में हुआ। उससे 370 और 35A का जो हमारा केस है वो कमजोर हो सकता है। एक बात। दूसरी बात, मैं बीजेपी गवर्नमेंट से भी कहना चाहती हूँ, जिस तरह 2017 2016 में आपने बहुत बड़ा डेलीगेशन भेजा था जम्मू कश्मीर में, कश्मीर के सेपरेटिस्ट के साथ बात करने के लिए, और उस वक्त वो टस से मस नहीं हुए। उनको लगा कि शायद पत्थर के बलबूते पे, पुलिस स्टेशन पे हमला करने के वजह से, अस्पताल जलाने से हम जम्मू कश्मीर का मसला हल करेंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। आज आप बीजेपी वालों वो गलती मत दोहराओ। आज आप ऊंचे घोड़े पे सवार होकर ये मत सोचो कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक है। कश्मीर में कुछ ठीक नहीं। अगर ठीक होता तो होम मिनिस्टर रोज सिक्योरिटी मीटिंग, लेफ्टिनेंट गवर्नर एक मीटिंग कश्मीर एक जम्मू में नहीं बुलाता है। लोग, कश्मीर के लोग खामोश हैं, पर इस खामोशी को आप नॉर्मल सी मत समझिए। आप जम्मू कश्मीर के लोगों के पास उसी तरह आइए जिस तरह 2016-17 में आपने डेलीगेशन भेजा था। यहाँ के लोगों के जख्मों पे मरहम कीजिए,
यहाँ के लोगों को आपने बहुत तकलीफ दी है, उस तकलीफ को दूर कीजिए। जो जेलों में हमारे नौजवान हैं, जो अंडर ट्रायल है, जिनका केस भी नहीं चल रहा है, उनको वापस कश्मीर लाइए ताकि उनके माँ बाप उनका चेहरा देखे। और यहाँ ये पकड़ दकड़ का सिलसिला बंद कीजिए। जो आपने रावला कोर्ट बंद कर दिया कारोबार, आपने मुजफ्फराबाद बंद कर दिया, उसको शुरू कीजिए। बल्कि जम्मू का सेल कोर्ट भी खोलिए। जो मुफ्ती साहब ने आपको एक रोड मैप दिया था, उस पर चलिए, ताकि अगर आप जम्मू कश्मीर को अपने साथ रखना चाहते हैं इज्जत से, अगर आप घसीटना चाहते हैं वो अलग बात है, अगर इज्जत से रखना चाहते हैं तो यही वक्त है कि आप जम्मू कश्मीर के लोगों को के पास आके उनके जख्मों पे मरहम कर सकते हैं। चलिए, इसके अलावा एक बड़ी खबर यह भी है, कल मीरवाइज उमर फारूक ने यह कहा कि सहमति जरूरी है। कश्मीरी विस्थापित पंडितों की अगर कश्मीर में वापसी चाहते हैं उसके लिए सहमति बनाना जरूरी है। और ये वक्तन वक्तन इस तरह की स्टेटमेंट्स आती रही हैं, लेकिन अगर सम्मानजनक वापसी चाहिए तो सहमति बनाने के लिए जो बहुसंख्यक हैं उनको ये पहल करनी पड़ेगी सरकार की तरफ से, चाहे यूपीए सरकार हो चाहे एनडीए सरकार हो। वक्तन वक्तन ये प्रयत्न किया जाता रहा है और कश्मीर के बड़े मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज भी बार बार ये कहते हैं कश्मीर कश्मीरी पंडितों के बिना अधूरा है और कश्मीरियत को अगर बचाना है तो कश्मीरी पंडितों की वापसी लाजमी है। उन्होंने कहा कि पहले की तरह सद्भाव और शांति रहे, आम सहमति की आवश्यकता है। कश्मीरी मुस्लिम चाहते हैं कि वो अपने घर को लौटें, कश्मीरी पंडित अपने घर को लौटें। हमारा मानना है कश्मीरी पंडितों का मुद्दा मानवीय मुद्दा है। आइए पहले ये भी बताते हैं मीरवाइज उमर फारूक ने क्या कहा और फिर हम शुरू करते हैं चर्चा लेकर के। किस तरह आमद है कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, क्या ये जो सम्मानजनक वापसी है या फिर यूं कहा जाए कि जो 5 अगस्त 2019 को हुआ है उसकी निंदा की जाए। आइए देखते हैं क्या कहना है मीरवाइज उमर फारूक का। अहम बात तो यह है कि जो स्टेक होल्डर्स है उसके साथ कोई मशवरा नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुई और इस बिल को इस तरह से बुलडोज किया जा रहा है, पार्लियामेंट में लाया जा रहा है। और बिल्कुल जो हमारे खदशात हैं मुसलमानों के कि उनकी ऑटोनॉमी जो हमारे इंस्टीट्यूशंस की है वो ख़त्म हो रही है, उनकी जो अथॉरिटी है वो ख़त्म हो रही है। हमारी मस्जिदें, दरसगाहें, इमाम बाड़े, हमारे जो बाकी जो वक्फ के साथ जुड़े हुए हैं, ये सब प्रॉपर्टीज जो हैं ये सब अब वल्नरेबल हो गई हैं। गवर्नमेंट कंट्रोल इन पर जो है वो होगा। तो ये बिल्कुल हम इसको बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं इस मामले को कि जो कल बयान आया है नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिम्मेदार का, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है। और मैं समझता हूँ कि ये कहना कि जम्मू कश्मीर एक टूरिस्ट स्टेट है और यहाँ पे शराब जो है उसकी इजाजत दी जानी चाहिए, ये बिल्कुल अफसोसनाक है, हम इसको कंडेम करते हैं। जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है और यहाँ पे जो है हमें इन बात का ख्याल रखना है। देखिए, जहां तक टूरिज्म का बात है, टूरिज्म तो हमेशा यहाँ पे रहा। जम्मू कश्मीर आज कोई जो है टूरिस्ट रियासत नहीं है, ये तो बहुत सालों से यहाँ टूरिस्ट, और इससे कबल भी अंग्रेज वगैरह जब आते रहते थे यहाँ और आज आते भी हैं। तो इस तरह से ये कहना कि हम जी शराब को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये कहाँ पे ले जा रहे हैं इस समाज को। आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो है वो इवन हिंदुस्तान में भी 8-10 रियासतें हैं जहां पे शराब पे बैन लगा दिया गया है। तो वो मॉडल फॉलो करने के बजाय रेवेन्यू जनरेट करने के लिए शराब की बात करना, शराब को खुलेआम बेचना, आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी तबाही कितनी हो गई है। पिछले साल आपने देखा कि किस तरह से शिकारों में जो है वो शराब का खुलेआम जो इस्तेमाल किया जा रहा था, किस तरह से ऑटोज में से जवानों को निकाला जा रहा था, शराब की बोतलें सड़कों पर पाई जा रही थी। ऑलरेडी हमारी नस्ल जो है मनशियात की वजह से जो है वो आप देखिए लाखों में हम तबाह बर्बाद हो रहे हैं। और अब ये शराब के नाम पर जो है वो इक्तिसादियात की बात करते हैं, रेवेन्यू की बात करते हैं। मैं कम से कम ये तवक्का रखता हूं कि अगर वो इस कौम को कोई फायदा नहीं पहुंचा सकते, कम से कम खुदारा नुकसान तो ना पहुंचाएं। जो हमारे वैल्यूज हैं, जो हमारे मॉरल्स हैं, उनको खत्म तो ना करें। सबसे अहम बात यह कि पहले हमें इंट्रा जो है कम्युनिटी लेवल पर मुसलमानों को यहाँ बैठ के तमाम जो यहाँ पे मेजोरिटी है उसके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बैठना है, उसमें उलमा है, उसमें सिविल सोसाइटी है, उसमें पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उन सबको बैठना है और एक तरीके कार वजह करना है और हमें देखना है कि कैसे हम इनको बसाएंगे। और उसके साथ साथ कश्मीरी पंडितों को भी आपस में मशवरा करना है, क्योंकि इनकी भी बहुत सारी जो है वो आवाजें आ रही हैं और कुछ आवाजें ऐसी हैं जो कि मैं समझता हूं कि इंतशार फैला रही हैं। देखिए, हम चाहते हैं कि ये लोग अपने घरों को आए, मजहबी रवादारी वैसे कायम होगी कि जिस तरह से इंक्लूसिव,
कि अगर 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 जिस तरह से अपने मोहल्लों में रहते थे, मुसलमान भी, कश्मीरी हिंदू भी, खित्री भी, हमारे सिख बरादरी भी, हम उस माहौल को देखना चाहते हैं, न कि जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई हमें अलग से साउथ कश्मीर में कोई चंक दिया जाए, हम एक मिनट, हमें अलग से कोई चंक दिया जाए, हमें अलग से कोई लैंड दिया जाए, वो तो नाकाबिल कबूल है। हम तो इंक्लूसिवनेस की बात कर रहे हैं। तो इसलिए उन कश्मीरी पंडित बरादरी को भी मैं समझता हूँ, ये भी हकीकत कि इनमें से भी एक बहुत बड़ा तबका है जो कि इसी थॉट का हामिल है कि नहीं, हमें मिलकर रहना है। तो आई थिंक इनको भी आपस में कहीं ना कहीं कंसेंसस पैदा करना है। हालात की बेहतरी का तो आपको सजा अंदाजा होगा कि न शब बारात अदा करने दी जा रही है, जामे मस्जिद को बंद किया जा रहा है, मुकफ्फल किया जा रहा है। मुझे ये तक नहीं पता होता सुबह तक कि मुझे यहाँ आने देंगे कि नहीं आने देंगे, कहीं जाने देंगे कि नहीं जाने देंगे। तो ये सब सूरत हाल बिल्कुल आपके सामने है। आप देखिए कि ये कितने अफसोस की बात है कि एक तरफ से ये लगातार एक कोशिश हो रही है सिस्टमैटिक लेवल पे कश्मीरी मुसलमान मुलाजमीन को नौकरियों से बरतरफ किया जा रहा है, मिलिटेंसी के नाम पर, एंटी नेशनल के नाम पर। ठीक है, अगर कोई इन्वॉल्व है आप केस कीजिए, आप तफ्तीश कीजिए। चलिए चर्चा करते हैं हम। डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एडवोकेट दिनेश चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और जगदीप सिंह जो सहाफत से यहाँ तक का सफ़र, राजनीति तक का सफ़र उन्होंने तय किया है। शुरुआत में करूँगा, मुझे लगता है अभिजीत डॉक्टर साहब से शुरुआत करनी पड़ेगी। डॉक्टर अभिजीत, इनका कहना है पीएसए का दुरुपयोग किया जा रहा है और किसी तरीके से जो पकड़ दकड़ निरंतर जारी है। महबूबा मुफ्ती ने यहाँ तक कह दिया कि क्रॉस एलओसी ट्रेड शुरू होना चाहिए, जिसको लेकर के लाखों सवाल उठे थे। जी डॉक्टर साहब। देखिए, सबसे बड़ी बात ये आती है कि जितना भी आज यहाँ पर जो भी राजनीति की जा रही है, खासकर इन सब चीजों को लेकर, और पॉलिटिकल पार्टी की जब आप स्टेटमेंटें सुनते हैं तो हैरानगी होती है। हैरानगी ये होती है कि अचानक से ही देखो कश्मीरी हिंदुओं का भी इनको उनका दुख दर्द दिया गया, बाकी चीजें भी शुरू हो गई, फिर ये और बातें भी करना शुरू हो गए। इन सब में पता लगता है कि इनके सियासी मंसूबे किस तरह के और किस तरह के नहीं। और जो लोग इस तरह की बात करते हैं कि किसी को अगर पिछले दिनों नौकरी से बर्खास्त किया गया तो उनको पता होना चाहिए कि वो यूएपीए के अंदर, और मैंने कल भी अपनी स्टेटमेंट, परसों श्रीनगर से भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई थी कि टेररिस्टों से ज्यादा डेंजरस कोई होता है तो वो ओजीडब्ल्यूज होता है जो टेररिस्टों की मदद करते हैं। और अगर इसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है तो बिल्कुल उचित कार्रवाई होती है। और अगर किसी को इस कार्रवाई के ऊपर एतराज है तो सबसे बड़ी बात ही मुलाजिम वो नहीं है जो किसी ब्राइबरी केस में पकड़े गए हैं, ये वो हैं जिन्होंने टेररिस्टों की सपोर्ट की। और टेररिस्टों को, क्योंकि आप समझ सकते हो कि टेररिस्ट तो सीधी सीधी बंदूक पकड़ के आपके सामने आया होता है, उसको तो पता है इसके पास बंदूक है, ग्रेनेड है, गोली है। लेकिन वो जो बहरूपिये बनकर इन टेररिस्टों की मदद करते हैं, उन टेररिस्टों से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। इसके ऊपर किसी की सहानुभूति दिखाना, अगर कुछ ऐसा करना, तो मुझे लगता है सबसे बड़ा इनको जवाब देना पड़ेगा उस माँ को जो बेचारी अपने बच्चों के लिए संडे मार्केट में कपड़े लेने गई थी और खुद बेचारी कफन में लिपट कर आई थी, और उसके 8 साल के बच्चे ने दुनिया का सबसे बड़ा बोझ अपने कांधे पे उठाया, वो था अपनी माँ का जनाजा। तो जब इस तरह की बातें करते हैं तो अफसोस होता है कि उस तरह की बात करते हैं। चलिए दिनेश जी, ये यानी बीजेपी के कंधे पे रख करके बंदूक आप पर चलाई जा रही थी, ग्रिल आपको करने का प्रयत्न किया जाता था कि जो वादे सरकार ने किए थे या मैनिफेस्टो में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वादे थे उनको फुलफिल नहीं किया जा रहा है। ये महबूबा मुफ्ती की स्टेटमेंट सीधे दर्शाती है कि ऐसा है कि महबूबा जी जो है इस वक्त एक फ्रस्ट्रेटेड पॉलिटिशियन है, क्योंकि इनकी जो इलेक्शन में रिजल्ट्स आए उसकी जो हालत हुई है वो आपके सबके सामने है। अब वो फ्रस्ट्रेशन में जो है वो हमें कोनी करती हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को कि साहब हमने इलेक्शन लड़ी थी तो एजेंडाज वो हम फुलफिल नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले मैं महबूबा जी से यही कहना चाहता हूं कि आप कह रहे हैं कि एलओसी ट्रेड शुरू किया जाए, क्या आप पाकिस्तान का वकालतनामा लेके यहाँ पे स्टेटमेंट्स दे रही हैं? एंड सेकेंडली, मैं अभिजीत जी के साथ एग्री करता हूं कि ये लोग जो पकड़े गए हैं, इन्वॉल्वमेंट जिनकी है मिलिटेंसी रिलेटेड एक्टिविटीज में, जिनको बर्खास्त किया गया है नौकरी से, महबूबा जी के टाइम में 9 लोगों को निकाला गया था जब ये चीफ मिनिस्टर थी। ये मैंने पहले भी स्टेटमेंट जो थी आपके चैनल पे दिया था। उस इन्होंने चुप्पी क्यों साधी? अगर इनको इतना दर्द है मिलिटेंट्स का तो ये कोर्ट में क्यों नहीं जाती हैं? एक इंस्टीट्यूशन है, हाई कोर्ट है हमारे पास, वहां जाके उनकी इनोसेंस को प्रूव करें। शी शुड गेट अ जजमेंट। एक्सप्लॉयटेशन और ये जो इधर उधर की बातें करना जो है, इससे मैं गारंटी देता हूं कि इनको कोई सिंपथी कश्मीर से नहीं मिलने वाली है। महबूबा जी को ये फ्रस्ट्रेशन की वजह से ऐसी बातें करती हैं। एंड
कश्मीरी विस्थापितों का ये बात की कि रिटर्न ऑफ कश्मीरी जो हैं उनकी सेफ, ऑनरेबल और डिग्निफाइड रिटर्न के लिए सबसे पहले फारूक अब्दुल्ला साहब ने बोला था कि साहब कश्मीर जो है वो अधूरा है इन कश्मीरियों के बिना। तो अगर रोड मैप जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है, अगर इंक्लूसिव उसमें पार्टिसिपेशन होती है तो उसमें एनसी इनके साथ है बिल्कुल। हम तो चाहते हैं कि कश्मीरी जो है वो कश्मीर में आए, क्योंकि कश्मीर उनके बिना अधूरा है जी। इसमें अब ये कहना कि साहब सेपरेट कॉलोनी दी जाए, अब देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पैकेज दिया था, पीएम पैकेज जी। उसमें उन्होंने जॉब्स दी ताकि वो वहां पे जाके थोड़ी देर रहेंगे, इनकी फैमिलीज भी इनको ज्वाइन करें। एज ऑन 2021 3800 लोगों ने जॉब वहां पे ज्वाइन किया है। आहिस्ता आहिस्ता पैकेज जो है वो जब उनको डर, फियर, साइकोसिस खत्म हो जाएगा तो ऑब्वियसली सेटलमेंट जो है वो पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए हमें एक माहौल बनाना पड़ेगा। ये माहौल नहीं है कि पॉलिटिशियन जो हैं ये कुछ बयान दें और उसको एक्सप्लॉइट करें। ये डराने की बात है, धमकाने की बात है। लेकिन चौहान साहब सवाल ये उठता है कि ये पलायन का कारण भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही बताया जाता है। ये इतिहास है कि बार बार पलायन, जो कश्मीरियों का पलायन हुआ है, उसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को पिन पॉइंट किया जाता रहा है। मैं ये कहूंगा कि महबूबा जी का 90 से लेके आज तक रोल देखिए, उनकी जो सिंपथी, सहानुभूतियां जो है मिलिटेंट्स के लिए या एंटी नेशनल एलिमेंट्स के लिए, वो खुद बताती है। ये वही फारूक अब्दुल्ला साहब हैं, यही नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिन्होंने यूएनओ में जाके स्टेटमेंट दिया था। कोई एक उंगली नहीं उठा सकता है कि हमारा कोई भी इरादा जो एंटी नेशनल है। ये महबूबा जी की, मैंने फिर रिपीट करता हूँ, फ्रस्ट्रेशन है। चलिए, महबूबा जी की फ्रस्ट्रेशन है। पहले जगदीप जी, मैं स्वागत करता हूं वीरेंद्र सोनू, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रवक्ता है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन पहले जगदीप जी के पास जाना चाहूँगा। जगदीप जी, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करना चाहिए कि स्थिति कश्मीर में सामान्य नहीं है। ये वो मुफ्ती की स्टेटमेंट है। विनोद जी, आपका आभार, आपके तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और तमाम पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। मेरे भाई अभिजीत जी अक्सर जिस अंदाज में बात करते हैं, आज भी ठीक उसी तर्ज पर उन्होंने बात की। लेकिन मैं चाहता हूं विनोद जी कि आज की इस चर्चा को किसी ऐसे आयाम पर लाकर खड़ा किया जाए ताकि जो दर्शक आपको और हमें देख रहे हैं उन तक एक समुचित जानकारी जो है वो पहुंचे। सबसे पहले हम मीरवाइज उमर फारूक साहब की बात कर लेते हैं। ये मीरवाइज क्या है? कश्मीरी मुस्लिम समाज में सबसे बड़े धर्मगुरु की जो पदवी है उसे मीरवाइज कहते हैं, और ये वही शख्स है जिनके वालिद के जनाजे जब लोग लेकर आ रहे थे तो उस जनाजे में से भी गोलियां निकली। जब सीआरपीएफ ने फायरिंग की थी और गार्डियन की रिपोर्ट की माने तो 100 से ज्यादा लोग जो है उसमें मारे गए थे। गो कत्ल की ये बात है। और ये वो दौर है जब जगमोहन साहब को दूसरी मर्तबा, पहली मर्तबा फारूक अब्दुल्ला साहब की सरकार तोड़ने पर और दूसरी मर्तबा कश्मीर में वीपी सिंह साहब की जब सरकार थी और मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब जिनका पूरा इंटरेस्ट कश्मीर में था, उन तमाम इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए भेजा गया। शायद इससे सोनू जी सहमत हो या ना हो, ये उनका मानना है, लेकिन जो हकीकत है मैं आपको बताना चाहता हूं। अब सवाल ये है, जैसे अभिजीत जी ने कहा जी कि हमने अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जो है उसके तहत कार्रवाई की है। निश्चित तौर पे की जानी चाहिए। जो व्यक्ति इस देश, इस राष्ट्र के खिलाफ किसी भी तरीके की गतिविधि में इन्वॉल्व है उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। अधिवक्ता चौहान साहब बैठे हैं, लेकिन जरा ये बताएंगे कि उसके पैरामीटर्स क्या होंगे, कौन तय करेगा? क्या सरकार को ये अख्तियार है? कांग्रेस जगदीप जी एटलीस्ट ये कांग्रेस तय नहीं कर पाती है, जिसकी हुकूमत के दौरान शरेआम बिट्टा कराते और यासीन मलिक खुली हवाओं में घूमते रहे, इंटरव्यू देते रहे कि मैंने इतने कश्मीरी पंडितों को मारा है। एटलीस्ट आपसे ये तवक्को नहीं की जा सकती। विनोद जी बड़ा बड़ा आपने सुलगता हुआ सवाल पूछा। दिक्कत क्या है कि जब तक हम पूरे मामले की गहराई तक जाएंगे नहीं, बात समझ में नहीं आएगी। मैं छोटे से उदाहरण से आपको बताता हूँ। बलराजपुरी साहब को तो सब जानते हैं, सबको मालूम है कि किस स्तर के वो पत्रकार थे। कश्मीर इंसर्जेंसी एंड आफ्टर, जो इसके बाद की स्थिति है उस पर उन्होंने जब बोला है तो क्या बोलते हैं कि एक संयुक्त समिति बनाई गई पलायन रोकने के लिए, और उस समिति में 3 सदस्य थे। एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश मुफ्ती वहाउद्दीन फारूकी थे, HL जट्टू थे और गुलाम नबी हांगरू थे। यह पलायन रोकने के लिए बनाई गई थी। अब जरा जवाब दीजिएगा अभिजीत जी, मुझे पहले सुन लीजिएगा पूरी बात। तो
जो जट्टू साहब है, इन्होंने बाद में ये स्टेटमेंट बलराजपुरी साहब की किताब का बता रहा हूं कि मुझे एक डीएसपी जो है मेरे दरवाजे पे आता है, जिसे जगमोहन साहब ने भेजा था जम्मू का एयर टिकट लेकर, और कहा गया कि आप जम्मू चले जाइए, आपको वहां पर घर भी मिलेगा और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसके बाद 18 सितंबर 1990 को अफसाना अखबार है कश्मीर का, उसमें केएल कोल एक वहां के लोकल कश्मीरी पंडित है, जिनका पत्र छपता है, और उस पत्र में वो कहते हैं कि सरकार 1 लाख मुसलमानों को मारना चाहती थी और हमें ये कहा गया कि आपको तमाम सुविधाएं दी जाएंगी, सरकारी कर्मचारियों की नौकरियां जो है वो बनी रहेंगी। ये जगमोहन के काल की बात बता रहा हूं, और आप कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। चलिए मैं अभिजीत तो पहले को ये जवाब देख दूंगा। लीजिए, पहले सोनू दिक्कत जी क्या आए है? हैं, हमारे फ्रेश गेस्ट हैं। सोनू जी, आप कहा कि बौखलाहट है महबूबा मुफ्ती की, ये दिनेश जी ने कहा कि जो इस तरह के बयान दे रहे हैं, और लगातार आतंकवादियों के मरने पर उनको बहुत हमदर्दी होती है कि आखिर उनकी डेथ कैसे है। स्टोन पेल्टर कोई मारता है तब उनके घर में जाना पड़ता है। देखिए, ऐसे है कि बुखलाहट नेशनल कॉन्फ्रेंस की और मेरे बड़े भाई चौहान साहब की मैं अच्छी तरह से, हम भी जानते हैं, पूरी जनता जानती है बुखलाहट में कौन है। चलिए, अब मैं इनको आगे ही इनके जो जख्म है उनके ऊपर नमक नहीं छिड़कना चाहता, क्योंकि ये खुद आगे ही परेशान है। मैं उनके ऊपर आपके नमक छिड़कने के लिए है व्यक्ति बड़े काम है नहीं। मैं सुनिए, हम एक ही सही, देखिए एक बात है, जब मैंडेट हुआ लोगों ने वोट डाले, लोगों ने हमें रिजेक्ट किया और नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैंडेट दिया, चीफ मिनिस्टर बनाया। और आज ये जो कह रहे हैं कि हम नहीं कर सकते, जिन बातों से ये अपना लोगों का ध्यान भड़काना चाहते हैं, मैंने उसकी बात की। सुनिए, मैं आपके वक्त बोला ही नहीं, चौहान साहब आप मेरे बड़े में बोला ही नहीं बिल्कुल। आपकी परेशानी मैं भी समझता हूं, और आपकी परेशानियां विनोद जी भी अच्छी तरह समझते हैं, जनता भी समझती है। परेशानियां आपने खुद बनाई है, किसी ने नहीं बना के दी। नंबर 2, मैं ये कह रहा, जिस मुद्दे पे आज हम बात कर रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों के पलायन के मुद्दे पर बात हो रही है, या मीर भाई साहब के बयान के ऊपर बात हो रही है, बात एक सीधी सी है। मैं जो समझता हूं कि उनके पलायन पे आज तक सियासत हुई है, आज तक सियासत। अब सियासत ये है कि अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद इतना बड़ा मैंडेट है और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है। अब हम भी इनसे अपील करते हैं कि जो हमारे कश्मीरी पंडित भाई, जो हमारे कश्मीरी माइग्रेंट भाई हैं, उनको कश्मीर में जाना चाहिए। बड़े अरसे से हम कहते हैं इनके बिना कश्मीर अधूरा है। हम भी कहते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कहती है, बीजेपी भी कहती है, कांग्रेस भी कहती है। तो आज सभी एक जगह पर आ जाएं तो करें, उनका मसला हल। किसी ने रोका थोड़ी है किसी को। आपके पास इतना बड़ा मैंडेट है और लोगों ने आपका विश्वास जो है आपके ऊपर जतलाया है, तो उनका मसला बुनियादी तौर पर हल होना चाहिए। नंबर 2, अब ये आरोप प्रतिरोप की बात है। मेरे भाई हैं चौहान साहब, इन्होंने कहा कि मैडम जी मिलिटेंटों के घर जाते हैं। वो तो उस ड्राइवर के घर भी जाना चाहते थे सोपर में, जिसको गोली मार के मार दिया गया, आपकी सरकार ने रोक लिया। वो तो मखनदीन की फैमिली के पास भी आना चाहते थे, आपकी सरकार ने रोक लिया। उससे पहले जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन थी, यहाँ जब वो राहुल भट्ट के घर जाना चाहते थे, प्रिंसिपल सतिंदर कौर के घर जाना चाहते थे, तो आपने रोक लिया। सो मैं ये कहता हूँ कि बाकी किसकी क्या विचारधारा है। अगर मैं कोई एक बात यहाँ पर कह दूंगा, ये तो लोग यहाँ तक भी कहते हैं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब JKLF के बुनियादी मेंबर थे, इसमें कोई शक तो नहीं है ना। कहते हैं ना, बड़ी दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। मैं कह रहा हूं, कहा गया ना, ये तो इतिहास की बात है, कहते थे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इन बातों को आप छोड़ दीजिए, अब जम्मू कश्मीर के मसले की हल कीजिए। और दूसरी बात, मेरे भाई हैं कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन जगदीप जी, अभी मैं इनकी परेशानी भी समझता हूँ। इनको पता नहीं चल रहा हम सरकार में हैं कि सरकार से। जगदीप जी, आप भी सुन लीजिएगा। मैं कह रहा हूँ, मेरी हमदर्दी है, का हिस्सा है कि नहीं है, ये नहीं पता चल पा रहा, नहीं पता चल पा रहा। अब ये बहुत बड़ी दुविधा है। अब दुविधा से निकलने की, देखो मैं हैरान हूँ, हम कर क्या रहे हैं डिबेट में, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रतिरोप, किसके लिए पता ही नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उसको नहीं समझे वो, जहां तो समझ पूरी है और वो मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहते हैं। तो इन चीजों में मैं ये कहता हूं, वीरेंद्र जी आपको रोकूंगा। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, बने रहिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर स्वागत है। और मुझे लगता है कि अभिजीत जसरोटिया आज खासे खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वीरेंद्र सोनू ने उनकी कमान संभाल के रखी है। लेकिन जो आरोप लगा रहे हैं जगदीप जी,
हालांकि ये कहा जाता है कि तब की सरकारें और ख़ासतौर पर दिल्ली सरकारें इसके लिए प्लान के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, लेकिन जगदीप जी लगातार आप पर आरोप लगा रहे हैं कि तब की वहाँ पर जो जगमोहन का आना ही सबसे गलत बात थी, और बार बार जगमोहन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। देखिए विनोद जी, क्योंकि तीनों को अगर मैं बात करूं, ये तीनों ही गुनाहगार हैं कश्मीर के, तो इसीलिए मैं शेर से शुरुआत करता हूं कि सिर्फ तुम्हारी नहीं हमारी भी सुन लो। क्योंकि बात ये आती है, क्यों कहते हैं ना कि हमें दुश्मनी तो मंजूर है पर गद्दारी नहीं चलेगी आपकी। अभी गद्दारी किसने की है उसका मैं जरूर बताना चाहूंगा। शुरुआत करते हैं, जरा शुरुआत शुरू हो जाते हैं 1987 से। अब जगदीप जी को अभी थोड़ी देर में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि 87 में कौन था कौन नहीं, ये भी याद कर लीजिएगा थोड़ा पीछे जाकर। और बूटा सिंह किसके गृह मंत्री थे, और आपके साथ में जो फ्रेम में बैठे हुए हैं जो आपके नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उस समय आप दोनों इकट्ठे थे। फोन किसका आया था, किसने कश्मीर की तकदीर और तदबीर बदली थी, और उसके बाद किस तरह से आपने जमहूरियत का यहाँ पर गला दबाया था। उसके बाद जो सबसे पहला 5 का ग्रुप गया था पार, वो किसके पॉलिटिकल वर्कर्स थे जिन्होंने हथियार उठाकर लाए थे। और 1.5 लाख कवरें हैं जगदीप जी जो आपके नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के जिम्मे हैं। उन 1.5 लाख कवरों से तो उठकर कोई अपना हिसाब किताब लेगा नहीं, लेकिन हमें तो उनका हिसाब किताब चाहिए। हमें तो पूछना पड़ेगा ना कि किसने वहां पर क्या किया था। थोड़ा आगे चलते हैं, जब कश्मीर, आज आपको कश्मीर को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मन में बड़ी बातें आती हैं, तो वही कश्मीर और कश्मीरी थे जिन्हें आपने मरने जलने और कटने के लिए छोड़ दिया और खुद लंदन में पहुंच गए आप। अब उसके बाद आप थोड़ा आगे आ जाइए, ऐसी कौन सी जादू की छड़ी थी कि जिन कश्मीरियों के साथ आपने धोखा किया उन्हीं के आप फिर से मुख्यमंत्री बनकर और फिर से आपने सत्ता संभाल ली। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, अब ये लेफ्ट और राइट दोनों को मिला लीजिए, सोनू जी को और जगदीप जी को। 2003 नदी मर्ग, इन्हीं की कोalition की सरकार, 24 कश्मीरी हिंदू जिनका इनको आज बड़ा दर्द आ रहा है, वो पॉइंट ब्लैंक पे भूने गए, और ये इनमें 4 मासूम बच्चे थे, और ये दोनों के दोनों उस समय जो है हिलिंग टच खेल रहे थे। वो हिलिंग टच किसके लिए था जरा ये तो हमें बता दीजिए। और सबसे बड़ी बात कहती है, तीनों जहां पर पॉलिटिकल पार्टी बैठी है, सबसे बड़ी गुनाहगार है कश्मीरी हिंदुओं की। क्योंकि बीटा कराटे का भी आपने नाम लिया, यासीन मलिक और शबीर शाह। एक को नेल्सन मंडेला, किसी को गांधी की उपाधि दी गई, और तीनों को अपनी कुर्सियों के पीछे इन तीनों के मुख्यमंत्री ने छुपा कर रखा। एक के तो जगदीप जी के प्रधानमंत्री ने तो सुबह उनको नाश्ता भी परोसा अपने हाथों से, और जब उनको थोड़ी सी खाने में मिर्ची ज्यादा थी तो अपने हाथों से पानी का गिलास देकर पानी भी पिलाया था। नाश्ता अडवाणी जी ने भी परोसा था। अभिजीत जी, नाश्ता अडवाणी जी ने भी परोसा था। किसे बताएं, किसे? टेररिस्ट बताएं कोई जिसे दिया गया, टेररिस्ट का नाम दीजिए ना, कोई टेररिस्ट बताइए। आप टेररिस्टों को कर रहे थे जनाब, टेररिस्टों में और दूसरों में बड़ा फर्क होता है। दोनों अलगाववादियों और टेररिस्टों में बड़ा फर्क है। अली शाह गिलानी जो इस कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते थे, आपने ऑबिचुरी रेफरेंस में उसको भी श्रद्धांजलि दे दीजिए जनाब गिलानी साहब। हम जिन्होंने दिया आप उनसे पूछिए, हमारे लिए तो वो जो था आज भी वही है और वही रहेगा हमारे लिए, कभी ख्यालात बदल नहीं सकते। हाँ, इन 3 पॉलिटिकल पार्टीज की टाइम टू टाइम बदल सकते हैं। तो बात यहाँ पर आती है कि अब आप ऐसा करें, वो कहता ना कि तू मेरे कत्ल का इल्जाम अब कहाँ ढूंढने जाओगे मेरा कातिल, ऐसा करो कि मेरे कत्ल का इल्जाम भी मुझी पे दे दो आप। तो वो 1.5 लाख लोगों का हिसाब किताब नहीं है आपके पास। जी चौहान साहब, सीधे सीधे आरोप आप पर ही लग रहे हैं। आजादी के लिए सरहद को पार, यानी एलओसी को पार, सरहद ही बोले, एलओसी को पार करने वाले आप पर इल्जाम लगाए, आप पर लगा रहे कि आप ही लोगों ने पहले सरहद पार की थी। अभिजीत जी ने तो काफी कुछ कहा, और हम तीनों डिफरेंट पार्टीज को कहा कि वी आर रिस्पॉन्सिबल। सबसे पहले इनसे पूछिए कि जगमोहन साहब का क्या प्लान था रातों रात जो उन्होंने कश्मीर में सारे हिंदू उन्होंने वहां से माइग्रेट करवाए, इनसे पूछते हैं। फिर कौन सा इनके पास ब्लूप्रिंट था कि रातों रात, एक मिनट लेट मी कंप्लीट, कौन सा ब्लूप्रिंट था? अगर बॉर्डर्स जो है वहां पे आर्मी के कंट्रोल्ड है, बीएसएफ है, अगर वहां से इन्फिल्ट्रेशन हो रही थी तो वो कौन रिस्पॉन्सिबल है? इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, बीजेपी सरकार है। अभी ये कह रहे थे कि हमने किसी को श्रद्धांजलि नहीं दी है मिलिटेंट को। जम्मू का ही यहाँ मिलिटेंट थे मिस्टर बाबा, उसको होम मिनिस्टर ने, अडवाणी साहब ने चाय पे बुलाया था। उस वक्त पीस की रिटर्न की बात की थी इन्होंने। आज ये बातें बहुत कर रहे हैं कि ये मैं आपको याद करवा देता हूं, वो मेरे ही उसी एरिया में रहते थे और मिस्टर बाबा जो थे, और उस वक्त आपने अडवाणी साहब ने उसको क्यों बुलाया? अगर आपको मिस्टर आप ही यूज कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते जनाब। वो कह रहे हैं कि श्रीमान बाबा आप ही इस्तेमाल कर सकते हैं, मिस्टर बाबा आतंकवादियों के लिए मिस्टर हम इस्तेमाल नहीं करते। ये अभिजीत जी ने कहा है, मैंने नहीं कहा है। चाय इन्होंने पिलाई उस वक्त, मिस्टर बाबा को चाय पिलाई ना इन्होंने।
आतंकवादी दौरे, आप गिलानी साहब, आप सारा कुछ कहते हैं, ये अपनी कन्वीनियंस के लिए जो तोड़ना मोड़ना जोड़ना जो है, ये बहुत गंदी राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी ठीक है, इस वक्त ये सेंटर में सरकार में है, हम यहाँ पे हैं, हम क्योंकि पीस रिटर्न करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये स्टेट चौहान साहब इतनी बेबाकी से बोल रहे हैं, चौहान साहब इतनी बेबाकी से बोल रहे हैं, आर्थिक सहायता भी दिल्ली से ही लानी है, उसका भी आपको थोड़ा सा डर होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए सर हम डिपेंडेंट, वी वांट टू वर्क विद देम, इसीलिए हम चाहते हैं, ये हमने ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं क्रिएट किया कि ये हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव कामों में रोड़े अटकाएं, लेकिन उसके लिए दे हैव टू रियलाइज, अब जो हम मुद्दों पे इलेक्शन जीते हैं वो हम हल करेंगे। लेकिन मैं ये अपने पीडीपी के दोस्तों को और कांग्रेस वालों को कह देता हूँ, खासकर पीडीपी वालों को, कि सरसों एक रात में नहीं जमेगी हथेली पे, जैसा ये सोच रहे हैं। चलिए अभिजीत जी, आपको नीचे इस वक्त मैं जगदीप सबको छोड़ा जाए, पहले 70 रातों रात ये ले लेंगे, अभिजीत इसके लिए एक प्रोसेस है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके लिए जो भी ऑप्शंस है वो हम सब एक्सप्लोर कर रहे हैं, और हम यकीन दिलाते हैं कश्मीर की जनता को कि जिस मुद्दे के ऊपर और जैसा आपने सोच के हमें वोट किया है, चलिए आपके अभिजीत जी आपके पास आते हैं, लेकिन जगदीप से बड़े आतुर है। जगदीप जी, अभिजीत जी ने बड़े विस्तार से बताया कि जो प्रयोग दिल्ली सरकार ने यानी कांग्रेस सरकार ने किए, 84 में गवर्नमेंट को टॉपल करना, इंदिरा फारूक, इंदिरा शेख अकॉर्ड और राजीव अकॉर्ड, ये सारे इसका हिस्सा है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं पलायन का असल नींव उसी वक्त रख दी गई थी जब 84 में गवर्नमेंट टॉपल की, 87 में रिगिंग हुई। हमारा राइट अभिजीत जी? विनोद जी, मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा, भले ही आप मुझे इसके बाद समय ना दें, बाकी मेहमानों को आप बोलने का वक्त दें, लेकिन मुझे थोड़ा सा वक्त दे दें, क्योंकि सबको बराबर वक्त देंगे, मजा आएगा उसमें। बराबर मुझे मैं कह रहा हूँ, आप 2 अटेम्प्ट में ना देकर मुझे 1 अटेम्प्ट में कम से कम 3 मिनट दे दें ताकि मैं बात रख सकूं। बाकी वाले नाराज होंगे, अभी आंखें, सोनू जी भी गुस्सा कर रहे हैं, अभिजीत जी भी। अब सुनिए, चलिए विनोद जी सुनिए ना, मुख्तार बाबा नाम है उस मिलिटेंट का, ये उसका नाम है, कोई संबोधन या उसके ये मिलिटेंट था, टेररिस्ट था, पहले जरा समझ लेना। जब बेसिकली देखिए, अभिजीत भाई से मेरा बड़ा प्रेम है। अरे एक मिनट, अरे अभिजीत भाई अब सुनो, आप दोनों में प्रेम भी बढ़ा और लड़ाई भी बढ़ी है, क्या करें इसका? मैं तो ऐसे देखिए, अब मेरी मेरे टाइम में मेरे भी बाल सफेद हो गए आपको समझाते समझाते, ये मिलिटेंट नहीं होते, टेररिस्ट होते हैं। पाकिस्तान के बाड़े के टट्टू जहां मिलते हैं ठोक देते हैं उनको टेररिस्ट बोलिए। आपकी जुबान में कोई इसमें अब मैं बात करूं, अच्छी आपकी जुबान। चलिए आप शुरुआत करिएगा। टेररिस्ट बाबा, बराए मेहरबानी अब मुझे बीच में टोकिएगा नहीं। चलिए अभिजीत जी, आप कमिटमेंट कर दीजिए। मुख्तार बाबा था, या ये बता रहा हूं, आप समझ ले, पहले सुन तो ले। और दूसरा, मेरा आपसे प्रेम बड़ा है, तो उसका कारण क्या है? अरे फिर बोलेंगे बीच में आप, ये क्या तरीका है यार? अभिजीत भाई सुन लीजिए ना, जो भी था, अरे सुन लीजिए ना भाई, सुन लीजिए भाई, ऐसे देखिए। अब बराए मेहरबानी, सबसे पहली बात देखिए, ये बार बार कहते हैं, ये बार बार देख, अरे भाई मैं भी टेररिस्ट ही कह रहा हूं उसको, आपका कोई मामा चाचा नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि उसका नाम बाबा है। आप सुन तो ले, बीच में बोले जा रहे हैं। अब देखिए बार बार ये क्या कह रहे हैं, इन्होंने कहा फारूक अब्दुल्ला साहब का। देखिए विनोद जी सुनिए, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से नहीं हूं, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं। फारूक अब्दुल्ला साहब ने साफ साफ कहा था कि अगर आपने जगमोहन को भेजा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। जब ये बार बार इल्जाम लगाते हैं वो इंग्लैंड चले गए, उन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया। सुन लीजिएगा एक मिनट। दूसरी बात, ये वही फारूक अब्दुल्ला साहब थे, अगर आप दुल्लत साहब को पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा, जिन्होंने मना किया था रुपया अपहरण कांड में मिलिटेंट्स को ना छोड़ने की। बात को सुन लीजिएगा। अब मैं जो मुद्दे की बात कर रहा हूं, बार बार ये कहते हैं कब्रों की बात करते हैं, गुमनाम कब्रों की बात करते हैं। क्या कभी इन्होंने हर महीने की 10 तारीख को वहां पर बैठने वाले डिस्प्लेस्ड पर्सन या वो लोग जिनके अपने जो है लाखों की तादाद में लापता हुए, उनसे बात की है जाके? मैंने की है जनाब। उनमें से एक महिला का कहना था, जब तक अपने किसी को मैं कब्र में लिटाकर फातिया ना पढ़ लूं, उसको मरा मानने के लिए पत्थर का कलेजा चाहिए।
तो ये बार बार ये जो संवेदनशीलता दिखाते हैं ना ये बीजेपी वाले, ये जरा बताएं कि बीपी सिंह साहब की सरकार में 84 सांसद किसके थे? आपके थे। अब मैं 2-3 बातें बताना चाहता हूं। पहली, वजाहत हबीबुल्लाह की किताब है माई कश्मीर द डाइंग ऑफ द लाइट, जिसमें वजाहत हबीबुल्लाह बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट थे, जिन्होंने कहा कि मैंने जगमोहन जी को कहा कि आप दूरदर्शन पर जाकर ये कहिए कि कश्मीरी पंडितों को पलायन नहीं करना चाहिए। जानते हैं उन्होंने लिखा है क्या कहा जगमोहन जी ने? क्या आप जम्मू जाइए, आपकी सारी सुविधाएं हमने अरेंज करके रखी है। और छोड़ दीजिए, अशोक जेटली जो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्य सचिव रहे हैं, उन्होंने कहा जो आतंकवादी 5 सालों में नहीं कर सके वो जगमोहन ने 5 महीनों में कर दिया। ये उनके शब्द बता रहा हूं। तबलीम सिंह, सुनते जाइए, तबलीम सिंह ने कहा है कि जगमोहन जी हो सकता है कि भाई ये सच है कि उनकी सुनिए ना, ये सत्य असत्य हो सकता है, लेकिन तबलीम सिंह का कहना है कि ये तो सच है कि जगमोहन के आने के बाद पलायन शुरू हुआ। मैंने एचएल जट्टू की बात आपको बताई। चलिए मुझे पता है, मैं रुकूंगा अभी। आप सुनिए एक मिनट, बार बार आप बात करते हैं, जरा सुन लीजिए। देखिए दिक्कत क्या है, जगमोहन के आने के बाद जिस तरीके से उन्होंने कहा कि बंदूक का जवाब, विनोद जी देखिए बात रह जाती ना बीच में से। चलिए मैं दोबारा सोनू जी लीजिए इनका समय। क्या कहेंगे जिस तरीके से आप पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं? हम पर किस चीज का आरोप लगा रहे हैं? मुझे ये समझ नहीं आती कि हमारी पार्टी 99 में बनी और जो माइग्रेशन है कश्मीरी पंडित की वो 89 में हो चुकी। अब एक बात है, यहाँ ये हीलिंग टच का जिक्र किया था उन्होंने, क्योंकि उनके लिए हीलिंग टच था, ये जिक्र जरूर किया था अभिजीत जी ने। सुनिए अभिजीत जी मेरे भाई हैं, वो जिक्र करें, सारे मेरे भाई हैं। अब बात ये है कि जब 2002 में हमने सरकार बनाई तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे और सरकार हमने कांग्रेस के साथ बनाई। मुफ्ती साहब ने एक पॉलिसी लाई जिसको 2004 में अमली जमा पहनाया गया। ये जो कश्मीरी माइग्रेंट के लिए जो जगती में टाउनशिप बनी है, ये किसकी सोच थी? ये किसने वो आइडिया लाया था? मैं तो कहता हूं कि पॉलिटिकल पार्टियां तो कश्मीरी पंडितों के नाम पर वोट मांगती हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी से भी यही पूछना चाहता हूं कि बताइए 10 साल से आपकी केंद्र में सरकार है, आपने कश्मीरी माइग्रेंट के लिए किया क्या है? बताइए, कुछ चीज बताएं कि हमने किया। मैं सारी बातें इनकी मानता हूं कि यह भी, मैं कहता हूं कि ये बिल्कुल सच कह रहे हैं, लेकिन पिछले 10 साल का हिसाब तो दे दें। 10 साल में आपने कश्मीरी माइग्रेंट के नाम पर सिर्फ सियासत की है। और यहां तक मैं समझता हूं जम्मू कश्मीर के जो आज के हालात हैं या पिछले 30 साल के हालात हैं, इसके लिए 87 जिम्मेवार है। जब वोट की चोरी होती है, विश्वास की चोरी होती है, जब ऐसी चीजें पैदा होती हैं, मुझे आप बताइए, आज भी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुत बड़ा मैंडेट कश्मीर के लोगों ने दिया है ना। जैसे मेरे भाई हैं चौहान साहब बुजुर्ग हैं, इन्होंने कहा हम सारे वादे पूरे करेंगे, और आप तो पहले दिन वादे से मुकर गए। 370-35 पे वोट लेके आप स्टेटहुड पे आ गए। आपकी जो कैबिनेट ने पहला रेजोल्यूशन पास किया है, आपने 87 में चोरी की, आपने 2025 में भी चोरी की, तो 24 में भी चोरी की। ये चोरी है। जब आप लोगों की बात मेरी बात बताइए, मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि 87 को हमने आज तक भुगता, अभी तक भुगत रहे हैं, तो आज मुझे बताइए आगे कहां तक ले जाएंगे? 87 जैसे 224 में, ये इनका कहना है 2024 में, क्षमा कीजिए, अभी तो वादे से मुकर रहे हैं ना पहली कैबिनेट में। चलिए दिनेश जी आप अनम्यूट कर दीजिए। दिनेश जी आपने म्यूट किया हुआ है, आपने फोन को अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज हमारे तक नहीं पहुंच रही है, प्लीज। यस सर, मैं अफसोस से ये कह रहा हूं कि सोनू जी ये पहले यहाँ पे प्रवक्ता हैं जो कह रहे हैं कि 2024 में चोरी हुई है, धांधली हुई है। नहीं, मैं कह रहा हूँ आप करने जा रहे हैं। मेरी सुनिए, मैंने क्या कहा है ना, आप तुरंत बोल रहे हैं, आप लोगों के मैंडेट की चोरी अब आप कर रहे हैं, क्योंकि आपने वोट अगली बार आप पे आ जाएंगे। आपने यू टर्न किया। मैं आपके यू टर्न की बात कर रहा हूँ। सुनिए मैंने क्या कहा, वो इतना अंतर है, ऐसा नहीं होता। जो मैंने कहा वो सुन लीजिए पहले। से चलना छोड़ दें, आप उनका एजेंडा जो आप 87 के जिम्मेवार हैं, अब भी आप जिम्मेवार हैं। आप में ट्रस्ट रिपोर्ट करेंगे। जम्मू कश्मीर को दलदल में धकेला है 87 में के लिए, और आप उसके जिम्मेवार हैं। पॉलिसी चाहिए, आप मुझे बोलने तो दें। जी मैं ऐसे ना आप सुन पा रहे हैं ना मैं सुन पा रहा हूँ, प्लीज। चलिए डिस्कशन में बैठे हैं, प्लीज। देखिए ऐसा है कि हमें यहाँ पे एज न्यू एक्टिविस्ट काम करना पड़ेगा। ये नहीं है कि मैं आप पे चलाऊंगा, आपको दोष दूंगा या बीजेपी लोगों के कोई मसले हल नहीं होंगे। उसके लिए हमारे पास एक ब्लूप्रिंट चाहिए और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर चाहिए। वो तभी पॉसिबल होगा कि हम एक दूसरे में ट्रस्ट रिपोज करेंगे। और सोनू जी आपको ये मैं वार्निंग देता हूं कि ये जो है अलगाववादियों के साथ
ये चलना बंद कर दें। आप चले जी, आपकी पार्टी तो आप जो है नहीं लाया। वोट 87 में वोट की लेकिन चोरी ना उनका करते, साथ कश्मीर में छोड़ बंदूक दीजिएगा ना आती, आप अगर जीत जाते वो 8-10 साल पहले तो क्या हो जाता आप मुझे कहते बताइए। हैं कि आज आप मानते मलिक जब के तो घर दिलवारा जाना चाहते थे उनकी बसूली इस में, जम्मू कश्मीर आप को घर नहीं जाना दलदल में चाहते आपने थे, धकेला है। आप वहाँ पे आप अपनी वक्त आने पर JKLF के बुनियादी मेंबर भी बनते हैं, बाद में आप देश में ठीक है पाठ भी पढ़ाते हैं, वो कैसे चलेगा? आपके जो इरादे थे वो नेक नहीं थे, आप इसलिए आपको रोका जाता है। आपके 87 में इरादे नेक नहीं थे, वो हमने भूते हैं ना जो आपने चोरी की 87 में। अरे अगर उसी के 87 नतीजे में है ना आज आप जम्मू ये कश्मीर आपका आप पहुंचे हैं। एलिगेशन है, क्यों आज आप कहाँ खड़े और हम होगी? कहाँ खड़े हैं? कश्मीरी बड़े अरे कुछ तो हथियार शर्म फालतू कीजिए कर आप। देते हैं, आपकी हमसे गलती होगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आपने 87 में वोट की चोरी की है। मैं आपका आपकी पार्टी से डॉक्टर अभिजीत जी बड़े विस्तार से जगदीप जी ने बताया कि एस दुल्लत ने क्या लिखा। क्या वो जगमोहन की बुराई कर रहे हैं या फिर भाजपा को कटघरे में खड़ा करना चाहिए? तवलीन कौर का भी जिक्र किया गया। देखिए, दुल्लत साहब के साथ यहाँ पर सबसे परम मित्र कौन थे वो भी आपको अच्छी तरह से पता है, और आज भी परम मित्र है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम समझ सकते हैं मित्र की मदद नहीं करेगा तो कोई तीतर आगे थोड़ी ना करेगा जी। अब ये बातें रह रहे थे, हम सच्चाई के ऊपर चलते हैं, हम जगदीप जी की बातों के ऊपर ना चले, सच्चाई को। सच्चाई ये है कि एक बात मुझे बताइए, अगर 100 करोड़ में 2 मिनट के लिए मान जाता हूँ जगदीप की बात, तवलीन सिंह झूठ बोल रही है, अरे बलराजपुरी झूठ बोल रहे हैं, मैं बोला था बीच में यही बजहाउद्दीन खान झूठ बोल रहे हैं। 6 मिनट लेने के बाद उनके पेट में दर्द हो रहा है। विनोद जी फिर ये क्या तरीका है मुझे बताया ना, 6 मिनट लेने के बाद उनके पेट में दर्द हो रहा है, यानी कि झूठ बोलना वैसे पेट में दर्द हो रहा है, झूठ बोलना वैसे पेट में दर्द हो रहा है, झूठ बोला भी मैं बोलने लगा तो आपके पेट में दर्द शुरू हो गया। आपने क्या के 3 मिनट मांगे थे, 6 मिनट आपने ले लिया, अभी भी आपके पेट का दर्द शांत नहीं हुआ है। तो मैं सच्चाई बता रहा हूँ, सुन लीजिए, सच्चाई की मेडिसिन जो होती है कड़वी शुरू होती है लेकिन आपके झूठ के मलेरिया को दूर कर देती है, खा लीजिए मजा आएगा। अरे भाई वही बता रहा हूं ना, इतने लोग झूठ फिर बोल रहे बोलेंगे हैं, बीच आप में, सच यही तो बोलते आदत है हैं। इनकी। फिर मैं जब बोलता हूँ फिर इनको बड़ी दिक्कत होती है। नहीं बताएं जरा विनोद जी, आप भी बड़े सुलझे हुए, इतने पुराने आप पत्रकार हैं, मुझे एक बात का जवाब दीजिए। अगर सो कॉल्ड अगर कोई गवर्नर बोलता है जी आप सारे के सारे यहाँ से चले जाए, चले मान लेते हैं, तो उनको कोई गाड़ी देंगे, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट देंगे, कोई गवर्नमेंट की व्हीकल देंगे, कोई पुलिस की गाड़ी देंगे? रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, कोई ऐसी गाड़ी नहीं दी, ऐसा कुछ नहीं है। ये कहाँ का झूठ बोल रहे हो, कहाँ का झूठ बोल रहे हो? वहां पर जब मस्जिदों से ऐलान होना शुरू हो गए, वहां पर जब ये कहना शुरू हो गए कि कश्मीरी हिंदू अपनी बहू बेटी यहाँ छोड़ो और तुम यहाँ से निकल जाओ, उसके बाद वहां पर पलायन शुरू हुआ था। और सबसे बड़ी बात ये आती है कि सही कहा, 87 में आप लोगों ने सत्ता के लोग के अंदर ये घिनौना काम नहीं किया होता तो कभी भी ये चीज ना होती। ये जो हमने सत्ता के लोग में काम किया, इसके लिए आपका कश्मीरी हिंदू कभी नहीं बख्शेगा, कभी नहीं बख्शेगा। और सबसे बड़ी बात, कश्मीरी हिंदुओं के सबसे बड़े गुनाहगार बीटा आपने अपनी कुर्सी के पीछे छुपा कर रखे, इसलिए कश्मीरी हिंदुओं का नाम अपनी नापाक जुबान से मत लीजिए। कांग्रेस का कोई हक नहीं बनता वो कश्मीरी हिंदुओं के बारे में बात करे। आप सबसे बड़े गुनाहगार हैं, 1.5 लाख कपड़ों के भी और कश्मीरी हिंदुओं के भी। जब टीकाराम टप्पू जी को मारा जा रहा था तब आप ही की सरकार थी, याद करो। जब गिरिजन टिप्पू को कारों से चिराया जा रहा था तब भी आप ही की सरकार थी। क्या किया आपने तो मुझे बताया, 2003 में नदी पर तो यहाँ पर आपकी सरकार थी। किसी ने कहा जी केंद्र में, किसी ने कहा केंद्र में उस समय एनडीए की सरकार थी। मुझे बात बताई विनोद जी, यूनिफाइड कमांड और 370 दोनों आपके हाथ में था, जिसके चलते 2003 का नदी मर्ग हुआ। 2003 का नदी मर्ग इसलिए हुआ, यूनिफाइड कमांड को आप हेड कर रहे थे और कोई नहीं हेड कर रहा था यहाँ पर। और 370 का आपने पहले चला के रखा था कि केंद्र सरकार यहाँ कुछ नहीं कर सकती थी, ये था। आज आप 370 की वकालत करते हो, उसकी 370 की आड़ में आपने कश्मीरियों का, हिंदुओं का कत्ल किया, उसी 370 की आड़ में कश्मीरी हिंदुओं का पलायन किया, और उसी कश्मीर 370 की आड़ में आपने 24 कश्मीरी हिंदुओं का कत्ल किया है, उसी 370 की आड़ में। और ये 370 का जो आपने फायदा उठाया है, इसके कारण ही यहाँ पर सारे का सारा काम हुआ है। आज आपको उसके ऊपर थोड़ी भी लज्जा नहीं आती है? हम किस तरह से अपने मुंह से कश्मीरी हिंदुओं का नाम लेते हैं? थोड़ी लज्जा तो करिए, एक दिन भगवान के जान देनी है, वहां पर जाके क्या जवाब दोगे? वहां पर क्या जवाब दोगे जाके? वहां पर आपके खोखले बातें होंगी। 1.5 लाख लोग हैं, आप तीनों की सिरों के ऊपर चढ़े हुए, जब 1.5 लाख लोग हिसाब किताब, आपके पास हिसाब किताब नहीं होगा देने वाला। खाके जा रहे हैं, जानते भी हैं कुछ आप कश्मीरी इतिहास के बारे में। आपके लीडर जाके बात देश की चिंता, इलियाना उमर के साथ फोटो खिंचवा कर बोलते हैं देश के खिलाफ लड़ाई कुछ शुरू कर दो, तभी तो आपके मुंह से मिलिटेंट वर्ड निकलता है। अगर आप देश हित में हो, ख्वाजा आसिफ का वहां पर बैठा हुआ प्रवक्ता है ना, जो कहता है कि दिनेश जी, मुझे लगता है कि कश्मीरी पंडितों के पलायन और उनकी वापसी को लेकर के योजनाओं पर हर एक बंदे ने, हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने सियासत किया है, और मुझे लगता है कोई गलतियां हो गई हों तो उसको रेक्टिफाई करना चाहिए, सुधार जरूरी है। कैसे इस समाज को वापस लाया जा सकता है, ये सदाकत है, सच्चाई है।
अटूट सत्य है कि कश्मीरी पंडितों के बिना कश्मीरियत और कश्मीर अधूरा है। अब हमें आत्ममंथन, आत्मचिंतन करना चाहिए कि इसको कैसे उनकी वापसी संभव है, ना सियासत करते हुए। विनोद जी, वो कहते हैं तुझे इस बाजार का दस्तूर मैं बता नहीं सकता, बिक गया जो खुद को खरीदार हो नहीं सकता। कितनी जो बार गुनाहगार है, बोलेंगे मैंने यही मानो घटिया तो शेर? सही कि हमने राजीव भी हम कुमार के बिके बाद थे। आप दूसरे मैंने तो शायर सही हैं सबसे पहले कि हम जिन्होंने सबसे घटिया पहले उसके शेर सुना गुनाहगार हैं। ये मानते परेशान नहीं कर कि हम दिया। गुनाहगार हैं। चलिए मैंने दिनेश जी से कितने शेर बोलेंगे? मैंने एक दिनेश एक जी बात से है, सवाल गुनाहगार पूछा। हैं। बार-बार दिनेश बोलते जी, रहते हैं। मैंने आपके लिए आपसे भी लिखा सवाल मैंने कुछ, मैं बोलता हूँ। आपसे सवाल पूछा अभिजीत भाई के लिए कुछ लिखा है। दिनेश जी, हम आपको देता हूँ मौका विनोद देता जी, हूँ। मेरे दिनेश लिए जी, छोड़े, राहुल विनोद गांधी जी जी, के लिए लिखे होने की जरूरत है। हम पढ़े लिखे हैं, अरे सुन लीजिए हमें जरूरत नहीं है राहुल गांधी जी के लिए लिखे होने लिखने की जरूरत है। हम खुद बड़े पढ़े लिखे नहीं, हैं, नहीं, हमें आपको जरूरत चलिए नहीं दिनेश लिखने की। जी प्लीज उनके लिए कंटिन्यू लिखिए। कीजिए। सर मैं ये कहूंगा कि कश्मीरी पंडित जो हैं उनकी वापसी जो है वो तभी पॉसिबल होगी जब हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करेंगे। जैसे एम्प्लॉयमेंट पैकेज है, उस पैकेज में देखिए अभी इन्होंने पूछा कि कितने लोग वहां पे गए हैं, ये कांग्रेस के प्रवक्ता ने। मैं इनको बताना चाहता हूं, सबसे पहले 3800 लोग जो थे वो गए। उसके बाद 370 जब खत्म हुआ तो 520 माइग्रेंट कैंडिडेट्स दे वर अपॉइंटेड। उसके बाद 2021 में 2000 कैंडिडेट हुए और ये पैकेज जो है आज भी चल रहा है। अब वो वहां पे विदाउट फियर काम कर रहे हैं, लेकिन वो तभी पॉसिबल होगा जब हम उनको हाउसिंग पैकेज देंगे, क्योंकि काफी लोगों ने वहां पे अपनी प्रॉपर्टीज बेच दी हैं। यहाँ दे आर नॉट इन द सिक्योर्ड जोन। ये तभी पॉसिबल होगा इंक्लूसिवनेस थ्योरी में अगर हम बिलीव करेंगे। उसमें सेंटर जो है दे शुड कम आउट विद अ ब्लू प्लान, और हम भी जो है ब्लू प्लान वो तैयार करते हैं। तभी इन लोगों का जब कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा गवर्नमेंट में और सिक्योरिटी एजेंसीज में, और सबसे ज्यादा जो कश्मीर की जनता है, मुस्लिम पॉपुलेशन है, वो जो ट्रस्ट इनमें रिपोज करें कि हम आपके बिना अधूरे हैं, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। अदरवाइज ये सारी बातें ही हैं, हम एक दूसरे को कोसते रहेंगे और उनका दर्द कोई नहीं समझ पाएगा। चलिए सोनू जी, आपकी क्या राय है कि मुझे लगता है राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठ करके, पार्टी विचारधारा से ऊपर उठ करके इनकी वापसी पर आत्ममंथन चिंतन करना चाहिए, कोई भी सरकार हो। देखिए इसमें कोई शक नहीं जी कि पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ, क्योंकि ये इंसानी मसला है, लोग अपने घरों से बेघर हुए हैं, इसके लिए सबको मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सरकारें आती हैं बन के चली जाती हैं। मैंने जैसे पूछा अभी पिछले 10 साल में बताइए कि आपने उनकी वापसी के लिए क्या हालात बनाए हैं, कौन से कदम उठाए हैं, क्या किया, नहीं कर पाए। अब तो 11वां साल लगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इनको सिर्फ वोट बैंक के नज़र से मत देखिए कि जब देश में चुनाव आए तो कश्मीरी माइग्रेंट की बात की, कश्मीरी हिंदू की बात की, तो देश में वोट ले लिए। वोट लेने के बाद ठीक मसला वहाँ का वहाँ ही। देखिए मैंने पहले भी कहा, जो जगती टाउनशिप है, आपको याद होगा उस वक्त के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और मुफ्ती साहब ने बहुत बड़ा काम किया, मिलके बनाई, उसको आगे किया गया। 2008 के बाद भी वो चली। लेकिन मैं कहता हूँ उसके बाद ऐसा कदम तो कोई नहीं उठाया गया। जब भी बात करते हैं, सियासत की बात करते हैं, वोट की बात करते हैं, सब जितनी पार्टी हम यहाँ बैठी हम सब कहती हैं कि कश्मीरी पंडितों के बिना, कश्मीरी माइग्रेंट के बिना कश्मीर अधूरा है, सब कहते हैं ना। तो पूरा किसने करना है? हम ही 4 स्टेक होल्डर है ना, और 1-2 पार्टियां होगी, हम ही लोग हैं ना जिन्होंने करना है। तो फिर परेशानी क्या है? जो सही बात यह है कि अब इनके ऊपर सियासत करना चाहते हैं, मुद्दा रखना चाहते हैं, जिंदा रखना चाहते हैं, तो मुद्दा हल नहीं करना चाहते। अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती तो पिछले 10 सालों में कुछ ना कुछ इनके लिए करते, नहीं किया। इनके राशन में भी कटौती की गई इनके कार्यकाल के दौरान। अब इन्होंने कहा कि 370 के नाम पर कश्मीरी को माइग्रेंट किया गया, तो 370 के बाद प्रिंसिपल सतेंद्र कौर की हत्या हुई, राहुल भट्ट की हत्या हुई, डॉक्टर बिंद्रू की हत्या हुई। कब हुई हत्या है मुझे बताइए ना। तो फिर आपका मतलब, इसका मतलब इसको 370 से नहीं जोड़ सकते आप। हाँ जी, मैं ये कहता हूँ कि तू इधर उधर की ना बात कर, तू इधर उधर की ना बात कर, बता दे काफिला लुटा क्यों है, मुझे राजनों से गिला नहीं, तेरी रैबरी का सवाल है। जितने भी रैबर हैं उन पर सवाल है, अब तो रैबर है, एक तो भारतीय जनता पार्टी रैबर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी रैबर है। अब इनके ऊपर सवाल है, हम आपके साथ हैं इस मसले पे, आइए। जो शायराना अंदाज में कुछ कटाक्ष करना चाहते थे भारतीय जनता पार्टी और कंधा इस्तेमाल करना चाहते अभिजीत। अब भाई मुझे, मैं ना कि मेरी खुद बरात नहीं की, मैं किसी की बरात में क्या जाऊंगा। मैं ये कहता हूँ, मेरी सुनिए, ये बात छोड़ दीजिए लक्ष्यदार भाषण, आइए टेबल पर बात कीजिए।
आज आपके पास बहुत बड़ा मैंडेट है, दिखाइए ना उस पिंजरे कौन रोक रहा है आपको इस मसले के हल के लिए। चलिए जगदीप जी का शेर सुनेंगे, जगदीप जी का शेर सुनेंगे। अरे भाई एक मिनट। अभिजीत भाई हमारे भाई हैं, बड़ा प्रेम है इनसे, और ये भाई इकलौते व्यक्ति हैं भाजपा में जिनके प्रति हमारा बड़ा शेर तो सुनो जी। अभिजीत भाई सुन लीजिए ना, अभिजीत भाई। अरे भाई आलोचना से दर्द होती है क्या? हमारे सम्मान से भी हमारे प्रेम से भी दर्द है आपको। सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए। डॉक्टर साहब वो कुछ सुनाना चाहते हैं, आपकी तारीफ में कुछ कसीदे गढ़ना चाहते हैं, आप तब भी नहीं सुन पा रहे हैं। अभिजीत जी आप सुन लीजिए, अभिजीत जी सुन लीजिए, वो आपकी तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। सबसे पहले इनसे ये अभिजीत भाई एक मिनट अभिजीत जी एक मिनट। देखिए विनोद जी ये गलत बात है, जब तक ये क्लियर ही नहीं करेंगे मैंने क्या मैं इनका शेर इन्होंने कहा टेररिस्ट मान लिया, इन्होंने मान लिया टेररिस्ट। पहले बताओ, अरे सुन तो लीजिए। इलियाना उमर ने लिखा जर्मनी अरे से आया या अमेरिका से, आपका एजेंडा तो वहां से आता, शेर की बात तो नहीं है आपके लिए, आप ही के लिए सुनो अभिजीत जी, किसी ने लिखा सुन तो लो फिर करेंगे बात आगे। पहले सुनो ना, अरे सुनेंगे तब ना, सुनने का हिम्मत। आलोचना तो सुन ही नहीं सकते, अपनी तारीफ भी नहीं सुन सकते। आपका एजेंडा अबे समय खत्म हो जाएगा जनाब, एक मिनट अभिजीत भाई एक शेर सुनाने दीजिए। चलिए जगदीप जी एक मिनट। देखिए, इल्हान ख्वाजा बूटा सिंह और कब्रिस्तान, इल्हान ख्वाजा बूटा सिंह और कब्रिस्तान, इटली, फ्रांस, जॉर्ज परजीवी और शमशान। इसके अलावा कुछ आता नहीं था। मेरे प्रभु आपको मेरा प्रणाम, मेरे प्रभु मेरा आपको प्रणाम। इसके अलावा आपको कुछ नहीं आता ध्यान। मेरे प्रभु मेरा आपको प्रणाम, यही आता है, यही चार चीजें आपको आती है। जगदीप जी समय इजाजत नहीं दे रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र सोनू जी, एडवोकेट दिनेश जी, डॉक्टर अभिजीत जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करते हैं कि ईमानदारा सियासत के साथ कश्मीरी पंडितों की वापसी का कोई समाधान निकाला जाए। तो दोस्तों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।